ये उज़ैर बलोच कौन था, गद्दी कब मिली और इसका राज कब से शुरू? हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने एक रोज मामा फैजू को बस अड्डे से अगवा कर लिया, उसको कत्ल करके उसकी लाश रेलवे लाइन पर फेंक के लियारी को जो एक नया डॉन मिला, क्योंकि मामा फैजू का बेटा ही जो है उज़ैर बलोच। उज़ैर ने बेसिकली जब तक 2009 में रहमान पुलिस इनकाउंटर नहीं होता उस वक्त तक वो रहमान के साथ चलता रहा। उसके बाद उज़ैर को बेसिकली गद्दी मिली, एक तरह से लियारी गैंग वॉर की जो है रहमान के गैंग की जो है उसने कमान संभाली। रहमान फ्रंट पे आके कर रहा था और सियासत, उज़ैर जो है वो बेसिकली जो गैंग को चला रहा था। लियारी में रहमान और रहमान के बाद उज़ैर बलोच ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स का एक तरह से चुनाव किया करते थे। सर काट के फुटबॉल खेला गया था, तो वो वाकया भी जो है वो उज़ैर बलोच से मुंसलिक किया जाता है। अरशद पप्पू एक मरतबा जो है वो उज़ैर बलोच के हाथ लग ही गया, तरीन तशद्दुद किया गया कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा काटे गए, फिर उस सर से जो है वहाँ पर फुटबॉल खेली गई। वो लोग कहाँ गए जो कि आके लियारी में कहा करते थे हमने 3 लाख लाइसेंस जो हैं इसलिए कि वो इसलिए नहीं बांटे कि शादियों पे चलाए जाएं। 3 लाख लाइसेंस दिए उनको, किस लिए दिए हैं? आप लोगों ने शादी ब्याह के लिए, एक बंधु के लिए। वो लियारी अमन कमेटी के लोगों को अपने बच्चा कहते थे। लियारी से निकालकर शहर के दूसरे हिस्सों तक फैलाना चाहते थे। ना तो एमक्यूएम को कबूल थी और ना पीपल्स पार्टी को कबूल थी। एक तरफ जो है पुलिस वो नाका लगा के खड़ी हुई है और एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, और उसी ऑपरेशन के दौरान से मीडिया वाले जाते हैं और जाके उज़ैर बलोच का इंटरव्यू करते हैं। और जब लियारी ऑपरेशन शुरू किया गया तो उज़ैर बलोच के जो मुखालफिन थे उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर आया गया और उनके जरिए लियारी में एंट्री देने की कोशिश की गई। एक तरफ लियारी गैंग वॉर के लोग थे और दूसरी तरफ जो है पुलिस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फ्यूचर में हमें दोबारा उज़ैर बलोच रिहा होकर बाहर नजर आएंगे और उसी तरह लियारी पे दोबारा राज करेंगे। बिल्कुल ये मुमकिन है कि उज़ैर बलोच जो है वो दोबारा लियारी में आए, और सिर्फ लियारी में क्या नजर आए, हो सकता है कि वो आप रुकन पार्लियामेंट भी नजर आए। रहमान दकेत का करीबी साथी और उसका जानशीन उज़ैर बलोच कौन था? उज़ैर बलोच को लोग अपना मसीहा क्यों मानते थे? और वो कौन शख्स था जिसने लियारी में 3 लाख से ज़्यादा असला लाइसेंस फराहम किए थे? ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके वजूद ने लियारी में ना सिर्फ उम्मीद जगाई बल्कि वहाँ पर खौफ भी बोया। इसकी ज़िंदगी को देखूं तो 2 मुख्तलिफ पहलू नज़र आते हैं, 2 मुतज़ाद पहलू जो कभी मिलाने से भी आपस में जुड़ते नहीं, और अगर आप उनको जोड़ने की कोशिश भी करें तो वो नामुमकिन सा लगता है। अगर मैं एक मंजर को देखूं तो मुझे वो माएँ नज़र आती हैं जो लियारी ऑपरेशन शुरू होने पर एहतजाज करती हैं, नारे लगाती हैं सड़कों पर आके और कहती हैं कि या अल्लाह या रसूल हमारा सरदार बेकसूर। और अगर मैं दूसरी तरफ उन माओं को देखूं कि जिनकी गोद इस वजह से उजड़ गई कि उनके बच्चे इन जैसे लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किए और उनको अपना आला कार बनाया। अब जब मैं इसकी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन लियारी की माओं की बदवाएँ सुनूं कि जिनकी गोद इनकी वजह से उजड़ गई, या उन माओं की सदाएँ सुनूं जो इसके हक़ में ना सिर्फ नारे लगाती हैं बल्कि जब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है तो ढाल बन के इसके सामने खड़ी हो जाती हैं। अगर लियारी की तरक्की की बात की जाए तो लियारी में फ़ुटबॉल स्टेडियम बनाना, लियारी के लोगों को बॉक्सिंग क्लब्स फराहम करना और लियारी के नौजवानों को ये तमाम फैसिलिटीज़ देना, ये इस शख्स का खासा रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो लियारी के बच्चों के हाथ में बंदूक थमाना, उनको अपनी गैंग वॉर के लिए इस्तेमाल करना, उनको भत्ताखोरी के लिए इस्तेमाल करना, मुझे इसका वो रूप नज़र आता है। मैं बात कर रहा हूँ रहमान दकेत के करीबी साथी उज़ैर बलोच की। और मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, जो कि सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं और बहुत अरसे से हम इनको देख रहे हैं कि क्राइम को कवर कर रहे हैं और ये सारे वाक़यात जो हैं इन्होंने बहुत करीब से देख रखे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया। ज़ाहिर बात है फ़िल्म तो बहुत लोगों ने देखी और इस फिल्म आने के बाद लोग बहुत सारे ऐसे किरदार सामने आए जिनसे लोग वाकिफ़ हुए, लेकिन आप तो क्योंकि रिपोर्टिंग करते रहे हैं, बहुत अरसे से रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं, आप तो इन किरदारों को बहुत करीबी तौर से जानते हैं। तो इस फिल्म में एक किरदार का तो जिक्र किया गया रहमान दकेत, तो सबने देखा, लेकिन एक उज़ैर बलोच जो है हमें दिखाई दिया कि वो बार बार हमने देखा फिल्म में उसको दिखाया गया कि वो रहमान दकेत के बहुत करीबी साथी था। तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा, ये उज़ैर बलोच कौन था? उज़ैर बलोच की कहानी को जानने के लिए आपको रहमान की कहानी के एक मोड़ के ऊपर आना पड़ेगा, और ये मोड़ वो था जब रहमान जो है वो जेल गया और जेल से जब बाहर आया और जेल से बाहर आने के बाद उसने जो है वो एक मर्डर किया, और ये मर्डर था हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू के हमजुल्फ इनायत का। ठीक और है। इस इनायत के मर्डर के कुछ ही दिन के बाद उसने लियारी के इलाके में, जो लियारी में कश्ती चौक है एक मुकाम, वहां से जी जी। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान बसें चला करती हैं,
यहाँ पर जो है एक ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स की एक एसोसिएशन भी बनी हुई थी और आज भी है। उसके सदर होते थे मेहरान बलोच। और ये जो है, ये सही। जो एक रहमान के मुखालिफ ग्रुप कह लीजिए हाजी लालू, उनका ठीक। बेसिकली जो है मेहरान बलोच एक आदमी था जिसे वहां बिठाया गया था। और जो भी उस अड्डे से, बस अड्डे से जो भी भत्ते की कलेक्शन होती थी वो हाजी लालू की तरफ जाती थी। तो सही। इनायत के मर्डर के बाद रहमान ने वहां से मेहरान बलोच को हटाकर वहां पे एक मामा फैजू नामी शख्स को जो है वो सदर बना दिया और उसे हिदायत की कि आइंदा इस बस अड्डे से भत्ता हाजी लालू की तरफ नहीं जाने चाहिए बल्कि रहमान के पास आना चाहिए। और ठीक है। चूंकि मामा फैजू के और इसके रहमान के जो है कुछ ताल्लुकात भी थे, रिश्तेदारी भी थी, इसलिए जी मामा जी। फैजू ने ये बात मान भी ली। लेकिन जो दूसरा गैंग था उसे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी, यानी हाजी लालू के गैंग को। और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने एक रोज मामा फैजू को कश्ती चौक से, यानी उस बस अड्डे से अगवा कर लिया। और उस अगवा के बाद जो है उसे इंतहाई तशद्दुद के बाद, बदतरीन तशद्दुद के बाद उसको कत्ल करके उसकी लाश लियारी की से मुल्का आबादी है मच्छर कॉलोनी, वहां पर रेलवे लाइन पर फेंक दी थी। जब ठीक। ये वाकया हुआ तो ये बेसिकली इस तरह से, आपका जो सवाल है उसके जवाब पे अब मैं आ रहा हूँ कि बेसिकली इस तरह से कराची के इलाके लियारी को जो एक नया डॉन मिला, क्योंकि मामा फैजू का बेटा ही जो है वो उजैर बरोच था। ये मामा फैजू को मारने लगे थे तो रहमान दकेत ने फ़ोन करके ये इल्तिजा भी की थी कि इनको ना मारा जाए। देखिए इसमें दो बातें। एक तो ये कि एक और चचा कह लें आप, जो दादल जो रहमान का बाप जी। था उसका एक कजन, जब उसे ठीक। अरशद पप्पू ने मारने की कोशिश की थी तो उस रोज भी उसने जो है इसी तरह से रहमान को कॉल करके उसे कहा था कि मैं तेरे चाचा को गोली मारने लगा हूँ, और उसने उसे फोन पर रखकर गोली सही। मार दी थी। और फिर ये एक और वाकया था मामू फैजू का। मामा फैजू के मामले में अरशद पप्पू को गुस्सा इस बात का और भी ज्यादा भी था। एक तरफ तो ये कि इनायत मारा जा चुका था जो अरशद पप्पू का साड़ू था, हमजुल्फ था। फिर उसने जो है वो मामा फैजू को वहां बस अड्डे का मालिक बनाकर एक तरह से बिठा दिया था। और तीसरा ये हुआ था कि जब ये मामा फैजू का अगवा हुआ तो उसके बाद पुलिस ने अरशद पप्पू के घर के ऊपर छापा मारा था। और ये जब छापा मारा था तो वो अरशद पप्पू के एक भांजे और मुलाजिम को पुलिस उठाकर ले आई थी, उनके खिलाफ मंशियात का केस बना दिया था। तो अरशद पप्पू को यह था कि ये छापा भी रहमान के कहने पर मारा गया है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। और इसी गुस्से में उसने जब मामा फैजू को कत्ल किया तो उसने फिर जो है वो रहमान को कॉल की और रहमान को कॉल पर रखकर जो है उसने मामा फैजू को जो है वो कत्ल किया। ये बिल्कुल ठीक है। लियारी से मुतालिक जो दास्तानें हैं उनमें एक दास्तान ये भी है जो आप और मैं अभी इस वक्त बयान कर रहे हैं। जी जी। तो सर ये उज़ैर बलोच जो है वो लाइमलाइट में कब आया? हमने देखा रहमान दकेत के साथ तो ये रहा, लेकिन इसको गद्दी कब मिली और इसका राज कब से शुरू हुआ? देखिए उजैर बलोच बेसिकली जो है वो एक फुटबॉलर टाइप लड़का था। उसको इस तरह की गैंग वॉर वगैरह में उसकी एंट्री जो है वो, अगर ये वाकया नहीं होता तो शायद होती भी नहीं, क्योंकि वो ठीक। साइकिलिस्ट था, वो फुटबॉल खेलना पसंद करता था। लेकिन जब उसके बाप का मर्डर हो गया तो उसके बाद जो है रहमान ने उजैर बलोच के ऊपर हाथ रखा और उजैर बलोच ने जो है वो रहमान के गैंग को ज्वाइन कर लिया। अब उजैर ठीक। के अंदर एक बदले की आग तो थी ही, और जाहिर है उसको जो है वो ऐसा कोई सर पे साया भी चाहिए था, हाथ भी चाहिए था जिसके साथ जो है वो लियारी में फिर जी सके। क्योंकि मामा फैजू के बाद ये भी इम्कान था कि अरशद पप्पू वालों और रहमान के दरमियान अगर मजीद लड़ाई होती है तो कहीं किसी वक्त ऐसा ना हो कि वो मामा फैजू के बेटे उजैर को भी कत्ल कर दे। तो इसलिए जो है उजैर ने वो छतरी तलाश की और उसने रहमान का गैंग जो है वो ज्वाइन कर लिया। अच्छा, रहमान ये जो उजैर जो है ये तालीम याफ्ता नौजवान भी है और इसमें जो ठीक। है सोचने समझने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा है और बहुत जहीन ये एक शख्स है। और उजैर ने बेसिकली जब तक 2009 में रहमान का पुलिस इनकाउंटर नहीं होता, वो मारा नहीं जाता, उस वक्त तक वो रहमान के साथ चलता रहा। लेकिन जब 2009 में जब रहमान का इनकाउंटर हो जाता है उसके बाद उजैर को बेसिकली गद्दी मिली और उसने जो है वो एक तरह से लियारी गैंग वॉर की जो है, अब रहमान के गैंग की जो है उसने कमान संभाली। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो जाती कि सिर्फ और सिर्फ उसने कमान संभाल ली। इससे पहले की थोड़ी सी अगर हम जी बात जी। करें तो ये वो वक्त मैं आपको बता दूं जब कराची में जो है वो एमक्यूएम इख्तिदार में शामिल थी। और एमक्यूएम की ये कोशिश थी कि उसे लियारी में स्पेस मिल जाए, और उसके लिए उसने जो है लियारी टास्क फोर्स बनाई और लियारी टास्क फोर्स का सरबराह बनाया चौधरी असलम को। ये जो हम ठीक है। जिस फिल्म की हम बात करते हैं धुरंधर, उसमें तो ये दिखाया गया ना कि जनाब एमएनए के कहने पर जो है वो लियारी जी जी। टास्क फोर्स बना दी गई। हकीकत इसके बरक्स है। और ठीक। हकीकत तो ये है कि एमक्यूएम के सूबाई वजीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी हुआ करते थे और जी उन्होंने जी। ये लियारी टास्क फोर्स बनाई थी क्योंकि एमक्यूएम को लियारी में स्पेस नहीं मिल रहा था। और लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, गढ़ समझा जाता था।
और वहां पर जो है वो पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से एमक्यूएम को कदम जमाने नहीं देना चाहती थी, और पीपल्स पार्टी जी की सपोर्ट जो है वो रहमान को हासिल थी। जब उजैर जी जी बलोच रहमान के साथ ही चल रहा था, उस दौर में ही जो है वो उजैर बलोच इस पावर में तो था कि वो जो गैंग के एक तरह से मुखालिफ लोग थे उनको जो है वो बाकायदा तौर पर उनसे मुज़ाकरात करना, उनको मैसेजेस भिजवाना, उनसे बात करना, ये उजैर किया करता था। क्योंकि रहमान ने उस दौर में अपनी एक सियासी हैसियत बना ली थी। उसने ठीक है। लियारी पीपल्स अमन कमेटी बनाकर जो है वो लियारी में जो है वो उसने जो अपने मुखालफिन हैं उनके साथ उसने जो है मीटिंग्स करके एक तरह के अमन मुआहदे करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह की चीजें चूंकि रहमान फ्रंट पे आके कर रहा था और सियासत कर रहा था, तो उजैर जो है वो बेसिकली जो गैंग को चला रहा था। और गैंग का एक तीसरा शख्स भी था, वो था बाबा लाडला। और हम्म। जो भी कंपनी जिसे कह लें आप, जो जो मारधाड़ वाले लोग थे, या जो एक अस्करी विंग था लियारी गैंग का या पीपल्स अमन कमेटी का, वो ठीक है। बेसिकली जो है वो बाबा लाडला था। और जब रहमान के बाद उजैर बलोच को कमान मिली तो ये बात बाबा लाडला को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गैंग अच्छा। में उजैर बलोच बाबा लाडला से और कई दूसरे लोगों से बहुत जूनियर था। लेकिन जब उसे कमान मिल गई तो कुछ ही अरसे के बाद बाबा लाडला और उजैर में भी इख्तलाफात शुरू हुए, और फिर लियारी में एक और गैंग वॉर शुरू हुई, जो ठीक शायद है। मेरा ख्याल है कि इस फिल्म में भी नहीं दिखाई गई। जी जी। अच्छा, एक बहुत मशहूर वाकया जो इसको लियारी के साथ मुंसलिक किया जाता है कि एक सर काट के फुटबॉल खेला गया था, तो वो वाकया भी जो है वो उजैर बलोच से मुंसलिक किया जाता है। वो क्या वाकया था, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इस तरह है कि जब अरशद पप्पू एक मर्तबा जो है वो उजैर बलोच के हाथ लग ही गया, और ठीक इसमें है। जो है कुछ पुलिस अफसरान का भी किरदार था। दो एसएचओस थे, दो मुख्तलिफ थानों के। उन्हें जब ये इतला मिली कि जनाब अरशद पप्पू कराची के इलाके क्लिफ्टन में अपने भाई अरफात के साथ और एक और साथी के साथ मौजूद है, तो वहां पर बज़ाहिर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उस पुलिस के साथ जो है उस वक्त रहमान के लोग या उजैर बलोच के लोग भी थे। और वहां अच्छा। से अरशद पप्पू को लेकर आया गया, और लाने के बाद जो है उन पर अरफात पर और अरशद पप्पू पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। और इसी तशद्दुद के दौरान जो है उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा काटे गए, और फिर उसका सर भी काटा गया, और फिर उस सर से जो है वहां पर फुटबॉल खेली गई। ये कोई अफसानवी बात नहीं है, ठीक पुलिस है। रिकॉर्ड पर मौजूद बात है जो मैं और आप इस वक्त कर रहे हैं। और जो एफआईआर है, जो चालान है, उसमें इस बात का जिक्र मौजूद है। सही। अच्छा सर, एक तरफ तो हमें ये चेहरा नज़र आता है कि सरों के साथ फुटबॉल खेलना, लोगों को मारना, दूसरी तरफ हमें एक और चेहरा भी नज़र आता है कि फुटबॉल ग्राउंड्स बनाना, बॉक्सिंग क्लब्स बनाना और वहाँ के नौजवान लड़कों को तालीम भी देना। ये दोहरा मेयार क्यों था? लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि रहमान जो है उसने जब पीपल्स अमन कमेटी बना दी थी, तो ठीक उसके है। बाद उसकी कोशिश ये थी कि लियारी में अमन हो जाए। और उसके लिए वो अपने मुखालफिन से अलावा अरशद पप्पू गैंग के उनके साथ अमन मुआहदे भी कर रहा था। और इसी उसके बाद जब उसका मर्डर हो गया या उसका एनकाउंटर हो गया, जब वो चौधरी असलम के हाथों मारा गया जी 2009 जी। में, उसके बाद चूंकि इलेक्शन भी हो गए थे 2008 के इलेक्शन में, एमक्यूएम ने लियारी में एंट्री की कोशिश की, तो उसने वसीउल्लाह लाखो को जो है वो एमएनए का टिकट भी दिया। वसीउल्लाह लाखो वो शख्स है जो आज के दौर में, यानी आजकल अगर आप इस वक्त इंटरनेट पे वसीउल्लाह लाखो लिखें, तो पिछले जी हफ्ते जी। में तो बहुत ही ज्यादा उसका नाम सामने आया है कि जो भत्ते का पूरा नेटवर्क कराची में अगर कोई शख्स चला रहा है तो वो वसीउल्लाह लाखो है, और उसका ताल्लुक लियारी से था। और बाद में वो उजैर बलोच के कहने पर एमक्यूएम छोड़कर पीपल्स पार्टी में आया, उजैर बलोच का साथी बना। और उजैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद लियारी का कंट्रोल जो है वो वसीउल्लाह लाखो करता रहा। और आज सिचुएशन ये है कि अगर हम ये जो आप पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि जी जी। आज भी लियारी में जो सूरत हाल है उसमें उजैर बलोच का या रहमान की पीपल्स अमन कमेटी का एक किरदार है। उन्होंने लियारी में ये कोशिशें की कि लियारी में अमन हो जाए, लियारी की जो एक शनाख्त है वो गैंग वॉर से हटकर जो है वो उस तरफ चली जाएगी जिसे हम पॉजिटिव शनाख्त कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है चूंकि सियासत भी इन्वॉल्व थी, इसलिए वो चीजें जो है उस तरह से नहीं हो सकी। अब सियासत इन्वॉल्व का सवाल अगर है तो फिर जाहिर है हमें 2012 का लियारी ऑपरेशन देखना पड़ता है। जी जी। 2012 में जब लियारी ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त जो है वो ज़ेर बलोच की कमान थी लियारी में, और वो उसका लियारी का डॉन था। और उस दौर में जब पीपल्स पार्टी का ही दौर हुकूमत था 2012, और जुल्फ़िकार मिर्जा को जो है वो कुछ ही दिनों पहले जो है वो सूबाई वज़ारत दाखिला से हटाया गया था, और उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ भी दी थी। उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ जिसमें चौधरी असलम जो है, जो एक बड़ा मशहूर शॉट है जो नजर आता है कि चौधरी असलम बख्तरबंद गाड़ी से उतर रहे हैं, तो वो लियारी ऑपरेशन के वक्त का ही है। और इस लियारी ठीक है। ऑपरेशन के दौरान भी जो है
एक तरफ लियारी गैंग वॉर के लोग थे और दूसरी तरफ जो है पुलिस थी, और इसमें पुलिस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए और मजमूई तौर पर कोई 37 दीगर शहरी जो है इस लियारी ऑपरेशन के दौरान मारे गए, जो कोई 7 से 8 दिन जारी रहा। और फिर हुकूमत ने घुटने टेके, वो घुटने टेक कर जो ये ऑपरेशन खत्म किया। ठीक। तो उजैर अच्छा सर, बलोच जहाँ इन्हीं दिनों जो है वो बेसिकली सामने आया और बहुत ही तेजी से ऊपर भी आया, और उस सियासी तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ। और जी उसने जी जो है फिर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स का इंतखाब भी करना शुरू किया कि लियारी से कौन पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। तो ये अच्छा पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन गया था कि वो उजैर बलोच की बात माने। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने सियासत की बात की कि सियासत भी बीच में शामिल थी। हमने देखा 2012 का ऑपरेशन भी हुआ, लियारी को क्लीन अप भी किया गया, लेकिन वो लोग कहाँ गए जो कि आके लियारी में कहा करते थे कि हमने 3 लाख लाइसेंस जो हैं इसलिए कि वो इसलिए नहीं बांटे कि शादियों पे चलाए जाएं ये हथियार। मैं आप इन्हीं समझ साहब सकते का हैं एक कि और मैं किन मशहूर की बात डायलॉग करूं। भी है जी जिनकी जी आप बात कर रहे हैं। उनका एक मशहूर डायलॉग और भी था कि वो पीपल्स अमन कमेटी के लोगों को, लियारी अमन कमेटी के लोगों को अपने बच्चा कहते थे। जी, बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने मैंने कहा ना कि जब 2000 बेसिकली जो सियासत है वो इस तरह से कि जब 2008 में इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन बीबी की शहादत के बाद हुए थे, तो एक पूरी एक फिजा थी जो पीपल्स पार्टी के हक में थी, और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने में मरकज में भी कामयाब हुई, सूबे में भी कामयाब हुई। इस वक्त एमक्यूएम जो है वो उसने इक़्तिदार में शराकत की पीपल्स पार्टी के साथ। वो ठीक। एमक्यूएम जो मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में शरीक रही थी, उसने 2008 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ भी जो है पावर शेयरिंग की। और पीपल्स पार्टी और के इस सिंध हुकूमत के दौर में एमक्यूएम को चंद वजारतें भी मिली। जी और इस वक्त लेकिन वजारत दाखिला जो है वो सूबाई वजीर दाखिला थे उस वक्त के जुल्फकार मिर्जा। जुल्फकार ठीक। मिर्जा और एमक्यूएम के दरमियान बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चलती रही, क्योंकि वो पीपल्स अमन कमेटी को लियारी से निकालकर शहर के दूसरे हिस्सों तक फैलाना चाहते थे, और ये चीज ना तो एमक्यूएम को कबूल थी और ना पीपल्स पार्टी को कबूल थी। इसलिए जो है जुल्फकार मिर्जा के इख्तिलाफात एमक्यूएम और फिर बाद में जो है वो बढ़ के पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी हुए, और 2011 में उनसे पहले वजारत ली गई, और फिर जुल्फकार मिर्जा ने जो है वो छोड़ भी दी पीपल्स पार्टी। लेकिन उसके बाद भी वो पीपल्स अमन कमेटी के इजलासों में वो प्रोग्राम में शरीक होते रहे। 2012 में जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन से पहले जब कराची के और लियारी के ग्राउंड में एक जलसा हुआ, उस जलसे में भी जो है जुल्फकार मिर्जा ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि उन्होंने वही स्पीच की जो वो उससे पहले करते रहे थे। सर, लियारी गैंग वॉर की एक बड़ी मशहूर ज़माना वीडियो है जिसमें हमने देखा कि एक तरफ जो है पुलिस वो नाका लगा के खड़ी हुई है और एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, और उसी ऑपरेशन के दौरान से मीडिया वाले जाते हैं और जाके उज़ैर बलोच का इंटरव्यू करते हैं और वो बड़े आराम सुकून से अपने घर में बैठा होता है। तो क्या दानिस्ता तौर पे उसको घेरा उसकी तरफ तंग नहीं किया जा रहा था पहले? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दानिश तौर पर ऐसा था, लेकिन बेसिकली बहुत ज्यादा मुजाहमत का सामना था। ठीक अगर है। मैं इसको थोड़ा सा जोड़ूं कराची ऑपरेशन से, कि जिस तरह से एमक्यूएम ये इल्जाम लगाती है कि उसके खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके दौर में एमक्यूएम हकीकी को जो है वो लाया जी। गया और उसके लोगों को जो है वो बाकायदा फौजी बख्तरबंद गाड़ियों में बिठा कर लाया गया, बिल्कुल इसी तरह का इल्जाम जो है लियारी के लोग भी लगाते हैं कि जब लियारी ऑपरेशन शुरू किया गया तो उजैर बलोच के जो मुखालफिन थे उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर आया गया और उनके जरिए लियारी में एंट्री देने की कोशिश की गई। सही। लेकिन लियारी से बहुत ज्यादा मुजाहमत आई, और उस मुजाहमत के नतीजे में पुलिस को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें एक एसएचओ का भी जो है वो मर्डर हुआ, और वो जो बख्तरबंद में होने के बावजूद जो है वो गोली लगने से उसकी जान गई। और उसके बाद जो है वो जो मैंने कहा कि दीगर पुलिस एहलकार भी जो है उस ऑपरेशन के दौरान मारे गए, 37 दीगर लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें ख्वातीन भी थी, जिसमें बुजुर्ग भी थे। एक जो लियारी के साथ ही जो है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, उसके जो वीसी थे उनकी बहन भी इसमें मारी गई, शहीद हुई। इसी तरह से सही। जो है एक एफआई इंस्पेक्टर इसमें शहीद हुए। तो इस तरह के जो वाकयात थे उनकी वजह से जो है वो पुलिस को बहुत ज्यादा मुजाहमत का सामना था, और इस मुजाहमत की वजह से पुलिस सिर्फ और सिर्फ मीडिया को एक दिखाने के लिए वो बुलाकर कैमरामैन को एक मूवमेंट दिखाते थे और फिर ठीक वापस आ है। जाते थे, और पूरा सही। लियारी कॉर्डन नहीं था। इसी वजह से जो है वो उज़ैर तक लोगों का जाना, मीडिया का जाना, मीडिया की रसाई वो बहुत आसान थी, और लोग चूंकि
अगर उजैर का इंटरव्यू करना चाहते थे तो उजैर के लोग जो है उन्हें आकर ले जाते थे मुख्तलिफ रास्तों से, और वो उजैर का इंटरव्यू करके मीडिया के पर्सन जो है वो बाहर आ जाते थे वापस। जिसमें नबील गबोल साहब की एक बड़ी मशहूर ज़माना वीडियो है जिसमें हमने देखा है कि वो अपनी क्लाशन हाथ में लिए होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने गार्ड्स पे भी ट्रस्ट नहीं करता, मैं अपने ऊपर और अपनी क्लाशन के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ या अल्लाह पे ट्रस्ट करता हूँ। जब वो जा रहे होते हैं लियारी में हमने देखा, तो इतना खौफ होता था सर इसका। बिल्कुल था, क्योंकि देखें जैसे मैंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था कि लियारी में रहमान और रहमान के बाद उजैर बलोच ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स का एक तरह से चुनाव किया करते थे कि कौन पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट लियारी से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। और नबील गबोल से एक इख्तलाफ इस बात का था कि नबील गबोल मुतादिद बार एमएनए एमपीएज रहे, इवन ठीक डिप्टी है। स्पीकर इन असेंबली भी रहे, लेकिन उन्होंने लियारी को सर्व नहीं किया। इस वजह से जो है उनका नबील गबोल से एक इख्तलाफ रहता था। और फिर मुझे याद है कि एक वक्त में जो है वो नबील गबोल पीपल्स पार्टी छोड़कर और उन्होंने जो है वो एमकिम भी ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद भी जो है वो इनके हवाले से बहुत ज्यादा बातें नहीं कि लियारी में अगर उन्होंने कदम रखा तो उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बाद में हालात बेहतर हुए, उन्होंने एमकिम छोड़ी और वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ भी गए। और आज के लियारी में उनका जो है वो जाना जो है वो काफी हद तक आसान भी लगता है, क्योंकि अब लियारी में उस तरह के हालात तो कम से कम नहीं है जैसे कि फिल्म में भी दिखाए गए हैं और जैसा कि कुछ जी। अरसे पहले तक थे। रहमान, अरशद पप्पू ये मारे जा चुके हैं, बाबा लाडला मारा जा चुका है। इस तरह से जो है वो दूसरे जो लोग उजैर बलोच गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। तो लियारी में फिलहाल हम कह सकते हैं कि अमन है, अलावा इसके कि वहां से जो है भत्ते की कॉल्स का आना या इस तरह का नेटवर्क चलना जिसके जरिए जो है कराची के शहरियों को खौफजदा किया जा रहा हो, वो कम से कम अभी भी है। अच्छा सर, जब ये लियारी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमें दो किस्म के लोग वहाँ पे नज़र आए। एक हर तरफ तो हमें वो माई दिखाई दी कि जो नारे लगाया करती थी कि या अल्लाह या रसूल उज़ैर बलोच बेकसूर, और दूसरी तरफ हमें वो माएँ नज़र आईं जिनकी गोद उज़ैर बलोच या इस जैसे और जो लियारी के किरदार थे उनकी वजह से उजड़ गई थी। तो ये दोहरा मेयार क्या था? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इसमें जो है आपको आपके पिछले सवाल से इसको लिंक करता हूँ कि जिस वक्त मीडिया के लोग उजैर बलोच का इंटरव्यू करने जाया करते थे, ठीक है। मुख्तलिफ रास्तों से उजैर बलोच तक पहुंचते थे, तो चूंकि लियारी के मुख्तलिफ रास्ते बंद थे और लोगों को एक्सेस नहीं था अंदर बहुत ज्यादा, तो उस वक्त लियारी में जो है वो उजैर बलोच के लोग बाकायदा राशन तकसीम किया करते थे, पका पकाया अच्छा। खाना तकसीम किया करते थे। ये जो इस्तेमाल होती है ना ट्रॉलीज जो तामीराती मकासद में इस्तेमाल होती हैं जी जी। जिसमें सीमेंट वगैरह लेके जाया जाता है, जी जी इसमें बिल्कुल। खाना जो है वो भर कर लियारी के घरों में तकसीम किया जाता था। तो ये वाला किरदार जो है ना, इसने बेसिकली पहले रहमान डकैत को और फिर उजैर बलोच को बेसिकली उस इलाके का एक मसीहा बना दिया था। अच्छा सर, हमने देखा रहमान दकेत उनका तो इनकाउंटर होता है, और इस तरह के जितने भी नाम हैं लियारी के हवाले से या कोई भी और हवाले से, या हम कह सकते हैं कि जब रियासत से कोई ज़्यादा ताकतवर होता है तो फिर रियासत भी एक फ़ैसला करती है और अपनी पावर भी दिखाती है। तो उज़ैर बलोच को वो पावर क्यों नहीं दिखाई गई और इनको गिरफ्तार कैसे किया गया और क्यों किया गया? देखिए बेसिकली जो उजैर की गिरफ्तारी है वो बैरून मुल्क से हुई है, और ठीक है। वो एक बड़ी वजह है उसकी कि आप जिससे की बात कर रहे हैं, जिस तरफ आपका इशारा है, वो बात नहीं हो सकी। और फिर उजैर से तफ्तीश भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उजैर के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनमें इदारे उससे तफ्तीश करना चाहते थे। और ठीक है। इसीलिए उजैर के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत भी एक मुकदमा दर्ज है। जी बिल्कुल। उजैर की जेआईटी भी आप देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा है बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी मुकदमे की वजह से उजैर बलोच को जो है वो तहवील में भी रखा गया, और उसको उस तरह से एक्सेस भी नहीं था फैमिली से, अपने गैंग से मिलने का। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से उजैर बलोच का वो वाला अंजाम जो है जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं हुआ। सही। अच्छा, उज़ैर बलोच को एक तो गिरफ्तार कैसे किया गया ये बताइएगा, और अब उस पर कितने केसेस चल रहे हैं और कितना में वो बरी हो चुके हैं? देखिए 2013 में जब कराची में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसमें जो है वो कराची में एमकेएम के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ और उसमें जो है वो लियारी के लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ, तो इस ऑपरेशन के बाद जो है उजैर बलोच ने और बाबा लाडला दोनों ने जो है वो लियारी छोड़ दिया था। उजैर बलोच और बाबा लाडला दोनों के लिए कहा जाता है कि वो ईरान चले गए थे, और उजैर बलोच वहां से जो है वो एक गल्फ रियासत में जो है वो वहां गया और वहां से इंटरपोल के जरिए उसकी गिरफ्तारी अमल में आई और वहां से उसे पाकिस्तान लाया गया था। क्योंकि गिरफ्तारी जो है वो रिकॉर्ड पर थी, दो मुल्कों के दरमियान एक जो मुआहदा होता है मुजरिमान की तहवील का, उसके तहत थी। इस वजह से जो है वो उजैर बलोच की गिरफ्तारी शो भी की गई
उसके बाद भी काफी अरसे तो खैर उसे तहवील में ही रखा गया और फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई, जहां तक मुझे याद है। शायद मेरा ख्याल है कि कोई 1 साल या इससे कुछ कम वक्त जो है वो उस वक्त तक जो है वो उजैर की गिरफ्तारी शो नहीं की गई थी। ठीक और है। यही था कि जनाब ये खबरें मौजूद थी कि उजैर इदारों की तहवील में है, लेकिन वो गिरफ्तारी उसकी बहुत बाद में हुई। और उजैर के खिलाफ केसेस जो है वो चल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं। अरशद पप्पू का मर्डर भी है, उसके अलावा जो है असला एक्ट के कई मुकदमात हैं, और मेरा ख्याल है उसके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें से अब तक शायद वो 80% मुकदमात में तो वो या तो जमानत पर रिहा हो चुका है या उनमें वो बरी भी हो चुका है। अब तो शायद वो आर्मी एक्ट का ही एक मुकदमा जो है वो फंसा हुआ है उसके गले में, जिसमें अगर उसकी कभी जमानत या बरियत हो जाती है तो शायद वो बाहर आ सके। क्या हम ये देखते हमें नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में हमें दोबारा उज़ैर बलोच रिहा होकर बाहर नज़र आएंगे और उसी तरह लियारी पे दोबारा राज करेंगे? देखें, इस मुल्क में कुछ भी जो है ना वो नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल ये मुमकिन है कि उजैर बलोच जो है वो दोबारा लियारी में आए नजर। और सिर्फ लियारी में क्या नजर आए, हो सकता है कि वो आपको कभी किसी वक्त जो है वो रुकन पार्लियामेंट भी नजर आए। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है जिसके लिए आप कहेंगे इम्पॉसिबल है। सही। अच्छा, जाते जाते सर धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, वो ज़रा आप बताते जाएं। लेकिन धुरंधर फिल्म मेरे हिसाब से तो एक प्रोपेगेंडा मूवी है। और जो आदित्य धार साहब हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, इससे पहले भी वो 2 फिल्में बना चुके हैं, दोनों ऐसी ही थी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के ऊपर। एक वो उड़ी वाक़े के बाद उन्होंने सर्जिकल जी। स्ट्राइक उड़ी बनाई थी, और एक उन्होंने जो है वो कश्मीर और में जब भारत मोदी की जानिब से एक वो अमेंडमेंट की गई थी आइन में, उसके ऊपर भी उन्होंने आर्टिकल पता नहीं क्या बनाई थी, आर्टिकल 370। भी है जो इन्होंने बनाई है। तो इस मूवी को लेकर अब यही है कि मैं अगर ये बात कहूं कि लियारी की जो कुल आबादी है, जो 2023 की मर्दमशुमारी है, वो ये कहती है कि 9,45,878। लेकिन और उस इलाके का एक छोटा सा डॉन, उस इलाके ठीक है। का गैंगस्टर, उसको सिर्फ लियारी जानता था या बहुत ज्यादा कराची जानता था। आज जी। इंडिया की इस फिल्म की वजह से 1.5 अरब लोग जो हैं वो रहमान को जानते हैं, लियारी सही। को जानते हैं, और सोशल मीडिया पर मुस्तकिल लियारी के ऊपर बात हो रही है। एक चीज अच्छी है, वो ये है कि उन्होंने संजू बाबा का जो करेक्टर है उसने जी। उसको जरूर उन्होंने जो है ना उसका गेटअप जो है चौधरी असलम से मिलाया है। सर क्या समझते हैं आप कि अब 2025 का लियारी और वो 80s 90s का लियारी और वो 2013 से ऑपरेशन से पहले वाला लियारी, क्या फ़र्क है उसमें और क्या चीज़ अभी भी कॉमन है? बहुत फर्क है। लियारी के हवाले से जो ये कहा जाता था माजी में भी कि जनाब लियारी में गैंग वॉर होती है, लियारी में बम धमाके हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर दस्ती बम फेंके जाते हैं, लियारी में फायरिंग का वाकया कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, लियारी में एक दूसरे के लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है, ये सब चीजें बहुत हद तक जो है खत्म हुई हैं। फिर ये भी था कि लियारी से किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए बहुत ज्यादा चीजें होती थी कि जनाब कराची से शहरी ताजिर बिजनेसमैन उनकी औलादें अगवा होती थी, तावान की अदायगी के बाद उनकी रिहाई अमल में आती थी, एक्सटोर्शन की कॉल्स थी। लियारी चूंकि कराची के ओल्ड एरिया से जुड़ा हुआ है, और ये वो ओल्ड एरिया जो कारोबारी और तजारती मरकज भी है, खाला दर, मीठा दर, सदर, यहाँ के ताजिरों को भत्ते की पर्चियां आना, ये सारी चीजें जो है लियारी से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब का जो लियारी है इसमें कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, कत्ल, इक़दाम कत्ल, फायरिंग, गैंग वॉर, इसमें काफी हद तक जो है वो कमी आ चुकी है। और ये कमी में अगर 80-90% कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन जो अभी तक जो है वो भत्ते वाला मामला है, ये अभी तक जो है वो खत्म नहीं हुआ है, और ये अभी तक जारी है। लेकिन अगर लियारी के लोगों से आज आप जाकर पूछें तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि लियारी में आज अमन है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कराची को और लियारी को बहुत करीब से जानते हैं क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हम इनको देखते आ रहे हैं, ये क्राइम को कवर करते हैं और बहुत करीब से इन्होंने ये सारे वाक़यात देख रखे हैं। आज उन्होंने हमें बताया कि असल हक़ाइक़ क्या हैं लियारी के, कौन लोग थे जो लियारी के ज़िम्मेदार थे इस सारे वाक़यात के, और अब जो है वो उज़ैर बलोच के ऊपर कितने केसेस हैं और क्या होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।